हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का केआरके एकेडमी के प्लेटफॉर्म में एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, मैं प्रभात कुमार आप सभी के साथ पेपर 2 को डिस्कस कर रहा हूं। बच्चों, हम लोग कुछ मॉडल आंसर्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, रिपोर्ट के ऊपर एसेस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसी तरीके से आर्गुमेंट के ऊपर एक टॉपिक लेके आया हूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में एक फीचर्स है 3 लैंग्वेज पॉलिसी, उसके ऊपर आज हम लोग आर्गुमेंट डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम क्या करेंगे, उसके पहले हम कंटेंट को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, कंटेंट के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये कंटेंट आप खुद से भी जनरेट कर सकते हैं, खुद से भी कलेक्ट कर सकते हैं। मैं छोटा सा जो कंटेंट है वो आपको प्रोवाइड करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा और उसके ऊपर कैसे आर्गुमेंट लिखेंगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो आफ्टर इंडिपेंडेंस 3 पॉलिसीज, मेजर पॉलिसीज एजुकेशन के ऊपर, हालांकि नेशनल एक्शन प्लान 1992 को अगर मेंशन किया जाए तो 4 मेजर ऐसे एक्शन हो चुके हैं जो नेशनल एजुकेशन के ऊपर वर्क या नेशनल एजुकेशन को इंप्रूव करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 पे लाई गई थी, उसके बाद 1986 पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आया गया, फिर नेशनल एक्शन प्रोग्राम 1992 को और उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लेके आया गया। सभी जो भी एजुकेशन के लिए जो भी प्रोग्राम लाए गए, जो भी स्कीम्स लाई गई या जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, उनके अपने अपने फीचर्स थे, अपने अपने नए इंट्रोडक्शन थे। इसी प्रकार जो 2020 है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात की गई है। अभी तक हम लोग रोड लर्निंग के ऊपर डिस्कस करते थे या मैक्सिमम एजुकेशन के ऊपर डिस्कस करते थे कि मैक्सिमम लिटरेसी हो पूरे भारत में, कैसे हम संख्या को इंक्रीज करें, इन चीजों पे ध्यान दिया जाता था। लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 ये बेसिकली वोकेशनल लर्निंग पे ज्यादा जोर देती है, स्किल लर्निंग पे ज्यादा जोर देती है। तो इन्हीं कुछ फीचर्स को डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर हम लोग फिर आर्गुमेंट लिखेंगे बच्चों। जैसे कि ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो एम है, इसका एम टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज एजुकेशन सिस्टम टू बी मोर होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड स्किल ओरिएंटेड। की फीचर्स हैं इसके, 3 लैंग्वेज पॉलिसी, 3 लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया गया है आपके स्कूलिंग सिस्टम में। होगा यूं कि आपको जो बच्चे होंगे वो उनको 3 लैंग्वेज प्रेफर करनी होंगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इंग्लिश को प्रेफर करें, आप हिंदी को प्रेफर करें। आपकी जो मदर टंग है आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। पढ़ाई जो बेसिक लर्निंग है उसके लिए अपनी मदर टंग को प्रेफर करना होगा। इसके अलावा आपको 2 अदर लैंग्वेजेस लेनी होंगी। इसमें यह है कि 3 में से 2 लैंग्वेजेस वो इंडिया की होनी चाहिए, एक आप आउटसाइड बाहर की अडॉप्ट कर सकते हैं। एक बार देख लेते हैं। दिस पॉलिसी इंश्योर्स लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी while promoting regional languages, flexibility in language choice. States and students can choose any 3 languages. No specific languages are imposed, ensuring no regional bias. Getting my point? So कोई भी लैंग्वेज आप चूज कर सकते हो, 3 लैंग्वेजेस आपको चूज करने होंगे और उन 3 लैंग्वेजेस में आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो। सेकेंड क्या है, मदर टंग रीजनल लैंग्वेज प्रेफरेंस अप टू ग्रेड 5। अब ग्रेड 8 तक द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी द मदर टंग, होम लैंग्वेज और रीजनल लैंग्वेज। दिस अप्रोच इनहांस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड कॉम्प्रिहेंशन। इसके अलावा क्या है, equal importance to Indian languages. At least 2 of the 3 languages must be Indian languages. English is not mandatory but can be chosen voluntarily. Getting my point? So 3 languages में 2 languages आपका Indian languages होना चाहिए, एक language आप बाहर साइड का अडॉप्ट कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश को ही
मतलब चूज करें, आप किसी अन्य लैंग्वेज को भी चूज कर सकते हैं। तो इस तरीके की ये 3 लैंग्वेजेस, जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है उसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। इम्पैक्ट क्या होगा? इनकरेजेस मल्टीलिंगुअल प्रोफिशिएंसी, strengthen Indian cultural identity, helps in better conceptual learning as children understand subjects better in their mother tongue. So these are the importance of the 3 language policy and basic key features of 3 language policy, इनको हम लोगों ने डिस्कस किया। इसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में क्या इंपॉर्टेंट अदर चीज़ें हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जो स्कूल एजुकेशन है उसको रिफॉर्म किया गया है। पहले हम लोग 10+2 के सिस्टम को फॉलो करते थे, अभी न्यू स्ट्रक्चर आया है जिसे हम लोग 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर कहेंगे, या इस तरीके का जो स्ट्रक्चर है उसको फॉलो करेंगे। इसमें ऐसा कहा गया है कि पहला जो स्टेज होगा वो फाउंडेशनल स्टेज होगा जो 5 साल तक के बच्चों के लिए अप्लाई किया जाएगा। बात समझ आ रही? तो इसमें क्या होगा कि एज 3 to 8 ईयर्स में प्री स्कूल जो होगा वो 3 साल का होगा, और उसके बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड एंड सेकेंड स्टैंडर्ड, इस तरीके से ये 5 साल बच्चों के कवर किए जाएंगे प्री स्कूलिंग के लिए। जैसे आप लोग देखते होंगे LKG PG वाला जो सिस्टम है जो बच्चों के लिए, तो उसी को आगे बढ़ाया गया है। इसमें 3 क्लासेस होंगी जो कि फर्स्ट के पहले होंगी और फिर फर्स्ट एंड सेकेंड होगी। इसका जो एज ग्रुप है वो मानक है 3 to 8 ईयर्स। इसमें फोकस किया जाएगा प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। बहुत सारी बुक्स के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होगी, बुक्स कम की जाएंगी। अभी क्या किया जाएगा? प्ले बेस्ड एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पे फोकस किया जाएगा प्री स्कूलिंग सिस्टम में। सेकेंड स्टेज है जो 3 इयर्स कंप्लीट करेगा। इसमें एज ग्रुप 8 साल से 11 साल के बच्चों को इसमें कवर करने की बात की गई है। ग्रेड्स हैं 3 to 5 क्लास तक के लोगों को इसमें कवर किया जाएगा, 3 to 5 तक के लोगों को कवर किया जाएगा। सेकेंड है 3, तो यहाँ पे 3 से 5 साल, तीसरी क्लास, चौथी क्लास और 5वीं क्लास के बारे में बात की गई है। यहाँ पे फोकस किया जाएगा एक्सपेरिमेंटल लर्निंग विद बेसिक सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन। आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स होंगे, साइंस, मैथ्स और जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स होते हैं, उनको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सेकेंड फेज होता है। थर्ड है मिडिल स्टेज, 3 इयर्स का होगा। इसमें 11 साल से 14 इयर्स तक के बच्चों को कवर किया जाएगा। जो क्लासेस होंगी 6, 7 और 8 क्लास को इसमें कवर किया जाएगा। यहाँ पे फोकस किया जाएगा बेसिक लर्निंग जो है, इंक्लूडिंग आर्ट, साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसके अलावा वोकेशनल एजुकेशन एंड कोडिंग इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम ग्रेड 6। एक इंपॉर्टेंट फीचर है कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला जो सिस्टम है वो क्लास 6 से इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा बच्चों के लिए। वोकेशनल ट्रेनिंग, उनको स्किल डेवलप करने की जो बातें हैं वो अभी क्लास 6 से ही स्टार्ट कर दी जाएंगी। तो ये सेकंड, थर्ड, मतलब यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। अभी 4 जो 4 साल का सिस्टम उसको देखते हैं। सेकेंडरी स्टेज है, इसमें 4 साल होंगे। 14 to 18 ईयर्स के बच्चे, इस एज ग्रुप के बच्चे इसमें आएंगे। ग्रेड जो होगा, जो क्लासेस होंगी वो 9th, 10th, 11th एंड 12th को इसमें कवर किया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच विद फ्लेक्सिबिलिटी इन सब्जेक्ट्स चूजिंग चॉइस, एम्फेसाइज क्रिटिकल थिंकिंग, स्किल डेवलपमेंट एंड रिसर्च पे वर्क किया जाएगा। सो इस जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें स्कूलिंग सिस्टम 10+2 को हटा करके 5+3+3+4 ईयर का जो सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है वो है स्किल लर्निंग का, वोकेशनल ट्रेनिंग का। कोडिंग उनको सिखाई जाएगी क्लास 6 क्लास से ही। बात समझ आ रही? तो इस तरीके के नए नए फीचर्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इंट्रोड्यूस किए गए हैं।
अदर स्कूल लेवल रिफॉर्म्स हैं, निपुण भारत एक प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन भी इससे पेपर 1 पे पूछ लिया जाता है। तो नेशनल मिशन टू इंश्योर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी बाय ग्रेड 3, बैगलेस डेज एंड इंटर्नशिप, स्टूडेंट्स विल एंगेज इन पर्टिकुलर practical hands-on learning experiences. Board exam reform, exams will focus on conceptual understanding. Getting my point? So these are the important feature of national education policy for schooling reform या school reform के लिए important features इनको introduce किया गया। इम्पैक्ट क्या होगा? रिड्यूस स्ट्रेस ऑफ रोट लर्निंग, जो अभी तक रटने वाली जो लर्निंग थी उससे अभी बच्चों को ध्यान हटा करके कॉन्सेप्चुअल लर्निंग की तरफ उनको फोकस किया जा रहा है। और स्किल ट्रेनिंग एक इंपॉर्टेंट जो पार्ट है उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया है बच्चों। इसके अलावा हम लोग देखते हैं कि हायर एजुकेशन में क्या क्या रिफॉर्म किए गए हैं। तो अगर हम मेजर फीचर्स की बात करें तो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन है। मतलब अभी क्या है, बच्चा साइंस के साथ ह्यूमैनिटीज के जो सब्जेक्ट हैं उनको भी प्रेफर कर सकता है। बस समझ रहे, अभी तक क्या सिस्टम था कि साइंस वाला ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को नहीं ले सकता है, लेकिन अभी ऐसा सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिससे साइंस के साथ जो ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं उनको भी अडॉप्ट किया जा सकता है, उनको भी फॉलो किया जा सकता है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम है, आप लोग देख रहे हैं। इस यहाँ पे ऐसे प्रोग्राम चलाए गए, 1 ईयर कंप्लीशन ऑफ सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, 2 इयर्स का डिप्लोमा, 3 इयर्स का बैचलर डिग्री और 4 इयर्स का रिसर्च डिग्री के बारे में बात की गई। और इसमें आप इन चीज़ों को मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट सिस्टम को अडॉप्ट किया गया है। इसके अलावा एकेडमिक क्रेडिट बैंक है, सिंगल रेगुलेटरी बॉडी है। अभी ये नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल है जो कि इसको रेगुलेट करेगा, हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगी। इंक्रीज इन ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो, जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ना उसको बढ़ाने का बात किया गया है 50% बाई 2035, मतलब 2035 तक 50% ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं हम लोग। हायर एजुकेशन में जो ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो है उसको बढ़ाने की बात की जा रही है। अभी अगर अभी देखा जाए 26% लगभग है हायर एजुकेशन में। बात समझ आ रही? इम्पैक्ट होगा, इनकरेजेस इंटरडिसिप्लिनरी लर्निंग्स, रिड्यूसेस ड्रॉप आउट रेट्स बाय अलाउइंग फ्लेक्सिबल एग्जिस्ट। बात समझ आ रही है? पहले क्या होता था कि कुछ चीज़ों के चलते लड़कियों की शादी कर दी जाती थी, बच्चे अपनी फैमिली का बर्डन हैंडल करने के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते थे, तो उनकी जो पढ़ाई होती थी वो छूट जाती थी। तो अभी उस तरीके से फ्लेक्सिबल बनाया गया सिस्टम को, ताकि अदर जो चीज़ें हैं, अगर किसी की शादी हो जा रही है या कोई मतलब वर्क कर रहा है, काम कर रहा है कहीं बाहर, तो उसको फ्लेक्सिबल बनाया जा रहा है कि वो अपने अन्य चीज़ों के साथ अपनी जो पढ़ाई है उसको कंप्लीट कर सके। इसके अलावा बच्चों टीचर रिफॉर्म्स के बारे में है कि बीएड है जो वो 4 ईयर का प्रोग्राम बनाया जाएगा 2030 से। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस बेस्ड प्रमोशन की बात की जा रही है। एंड बेटर टीचर रिक्रूटमेंट प्रोसेस, नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स की बात की जा रही है कि इस तरीके से हम टीचर की जो क्वालिटी होगी उसको चेंज करके उसको इन्हांस करने की कोशिश करेंगे। लगातार टाइम टू टाइम उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी ताकि जो उनकी स्किल्स है उनको भी टाइम टू टाइम खुद को अपडेट करने का मौका मिलता रहे। इसके अलावा जो अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, वो टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल लर्निंग के बारे में बात की जा रही है कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म टू इंटीग्रेट टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, एक फोरम है NETF, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम। इसके माध्यम से स्कूलिंग या एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी को भी साथ ही साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे स्वयं है, दीक्षा है, ई पाठशाला है। तो ये
डिजिटली एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं आपको, जैसे ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता है। सारी क्लासेस के यहाँ पे चैप्टर वाइज रिकॉर्डेड वीडियोस आपको प्रोवाइड होते हैं। ऑनलाइन लर्निंग एंड ब्लेंडेड मोड, ग्रेटर फोकस ऑन हाइब्रिड लर्निंग मॉडल्स। सो दीज आर इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसके अलावा आप लोग देखेंगे गवर्नेंस एंड इम्प्लीमेंटेशन, इसको कैसे गवर्नेंस इसका किया जाएगा। तो नेशनल असेसमेंट सेंटर है, परख नाम है, ए स्टैंडर्डाइज्ड बॉडी फॉर असेसमेंट एंड इवोल्यूशन, एम टू रिड्यूस कोचिंग कल्चर एंड रोट लर्निंग। बात समझ रही? तो इस तरीके का जो असेसमेंट सिस्टम है उसको भी डेवलप करने की बात की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में, ताकि बच्चों का जो रोट लर्निंग है उनको कितना मतलब उस क्लास से कितना गेट हुआ, कितना उनको प्राप्त हुआ, किस तरीके से उन्होंने सीखा, उसका हम जांच कर सकें और देख सकें कि जो हमारा सिस्टम है वो कितना इम्प्रूव्ड हुआ है। बजट को भी बढ़ाने की बात की गई है कि जीडीपी का 6% जो है वो हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे, और कोलैबोरेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट फेज्ड इम्प्लीमेंटेशन ओवर द नेक्स्ट 10 to 15 years। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। और इसके ऊपर हम लोग का एक पॉलिसी है 3 लैंग्वेज पॉलिसी। 3 लैंग्वेज पॉलिसी, उसके ऊपर बच्चों हम लोग को आर्गुमेंट लिखना है। आर्गुमेंट लिखना है कि आर्गुमेंट ऑन 3 लैंग्वेज पॉलिसी इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, द बेस्ट सोल्यूशन फॉर इंडियन एजुकेशन। इसके ऊपर हम लोगों को इंडियन एजुकेशन पे जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है उसके ऊपर हम लोगों को आर्गुमेंट लिखना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का सिग्निफिकेंस और कंक्लूजन है, उसको भी एक बार देख लेते हैं। सिग्निफिकेंस क्या होगा इसका बच्चों? मेक्स एजुकेशन मोर होलिस्टिक, skill oriented and inclusive, encourages Indian culture, languages and values while ensuring global competitiveness. Getting my point? Prepare students for future job markets with focus on practical skills and critical thinking. ये इसका सिग्निफिकेंस आप लिख सकते हैं 2020 का। इसके अलावा कंक्लूजन है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 इज अ revolutionary steps toward making Indian education more flexible, multidisciplinary and future ready. It aligns with global best practices while preserving India's culture and linguistic diversity. So these are the important things in national education policy. अगर आपको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कहीं और से कंटेंट मिलता है तो उसको भी कलेक्ट करें। और एसे और रिपोर्ट राइटिंग तो कुछ मुश्किल है कि इसके ऊपर आ जाए, और आ भी सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकता, क्योंकि इसको 2020 में और इस अब तक का क्या इम्प्रूवमेंट है इसके ऊपर आ सकता है। तो वो एक बार देखना होगा कि रिपोर्ट राइटिंग क्या होगा। आर्गुमेंट मैं लेके आया हूँ, और अदर चीज़ों पे भी आर्गुमेंट पूछा जा सकता है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर ही पूछा जा सकता है, 2020 के ऊपर इससे पूछा जा सकता है। तो आपको क्या है कि डिफरेंट सोर्सेज से कंटेंट और बेहतर कलेक्ट करना है और अपनी जो तैयारी है उसको और मजबूत करना है। हम लोग चलते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि आर्गुमेंट इस पे कैसे लिखा जाएगा। मैंने आपको एक फॉर्मेट बताया था आर्गुमेंट लिखने का, कि पहले हम आर्गुमेंट में भी चूंकि 20 मार्क्स का होता है और इसमें वर्ड लिमिट नहीं दी होती है, उतने ही पेजेस दिए जाते हैं जितने एस्से के लिए दिए जाते हैं। तो हमारा उसका मतलब जो एग्जामिनर है या जो भी मानना है, स्टैंडर्ड मानना है कि लगभग 300 वर्ड्स होने चाहिए आर्गुमेंट के लिए भी। तो इसको हम कैसे फॉलो करते हैं, इसका जो अगर फॉर्मेट की बात करूं तो पहले हमें टॉपिक लिखना होगा, जैसे हम लोगों ने यहाँ पे लिख रखा हुआ है। उसके बाद उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिखेंगे, और इंट्रोडक्शन में हम कभी भी जो भी हम लिखने जा रहे हैं उसका जो मेजर प्रो एंड कॉन्स है उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, उसके बारे में हम ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे, ताकि उसमें ये पता चल जाए कि ये इसका इंपॉर्टेंट फीचर है या ये इसका फायदा है या नुकसान है। सॉरी। तो
पहले हम उसका एक छोटा सा इंट्रो लिखेंगे, फिर 5 या 6 पॉइंट्स हम कोशिश करें कि एटलीस्ट 5 पॉइंट होने चाहिए उसके फेवर में, और 5 या 6 पॉइंट उसके अगेंस्ट में होना चाहिए, और फिर हम उसका कंक्लूजन लिखते हैं। बच्चों, जब भी हम कोई अपना पॉइंट लिखते हैं तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि पॉइंट को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किया जाए कि हम वो बात कह रहे हैं। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम हाउ वाले सेक्शन को कैसे कवर करें। जब भी हम इंट्रोडक्शन अपना आर्गुमेंट लिखते हैं और उसमें कोई पॉइंट लिखते हैं, जैसे प्रिजर्विंग कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ये बात हमने कह दी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में 3 लैंग्वेज पॉलिसी है वह क्या काम करता है कि जो इंडिया का कल्चर है और लैंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है उसको प्रिजर्व करने की बात की जा रही है। अब हमें यह बताना होगा कि यह जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है ये किस प्रकार इस बात को प्रूव करती है, किस प्रकार लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने की बात करती है, कल्चर को, इंडिया का जो कल्चर है उसको प्रिजर्व करने की बात करती है। मतलब हाउ वाले सेक्शन को हमें कवर करना है, और यह बेहतर तब और बेहतर हो पाएगा जब हम उसके साथ कोई एग्जाम्पल डाल देते हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आर्गुमेंट को। द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 introduced the 3 language policy to promote linguistic diversity. While ensuring effective communication and knowledge acquisition, it aims to balance regional identity, national integration and global competitiveness. तो अभी इंपॉर्टेंट फीचर्स क्या है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के, कि रीजनल आइडेंटिटी को प्रमोट कर रही है, नेशनल इंटीग्रेशन की बात की जा रही है और ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस की बात की जा रही है। एक छोटा छोटा इंट्रो जो इंपॉर्टेंट जो टर्म है उनके माध्यम से हम यहां पे बता रहे हैं। हाउएवर, द पॉलिसी हैज स्पार्क्ड डिबेट्स रिगार्डिंग इट्स फीजिबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस। अब देखो, ये एक छोटा सा इंट्रो लिखा गया है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। अभी इसमें कोशिश की गई है कि कोई मेजर पॉइंट को डिस्क्लोज नहीं किया गया है, क्योंकि अभी हम लोग उसके बारे में लिखेंगे, उसके फेवर और उसके अगेंस्ट पे बातें लिखेंगे। आर्गुमेंट इन फेवर, अभी हम 5 पॉइंट इन फेवर में लिखेंगे और फिर 5 पॉइंट अगेंस्ट पे लिखेंगे। पहला है प्रिजर्विंग कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है बच्चों, वह जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इंडिया की, उसको प्रिजर्व करने की एक मेजर स्टेप है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो 22 तो लैंग्वेज हमारे संविधान में ही है, 8वीं अनुसूची में, 8th शेड्यूल में। इसके अलावा आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत मतलब ऐसी जो लैंग्वेजेस हैं जो बहुत छोटे एरिया में बोली जाती हैं। जैसे अगर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की बात की जाए तो वहां पे छोटे छोटे ब्लॉक्स में उनकी अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस है। लोग दूसरे जो गांव के लोग हैं वो दूसरे गांव में जाते हैं तो उनकी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, और आज जरूरत है कि उन चीजों को प्रिजर्व किया जाए। बात समझ रहे हैं? उन चीजों को रिस्टोर किया जाए ताकि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, उसको बचाए रखा जाए। वही एक छोटी सी कोशिश की गई है 3 लैंग्वेज पॉलिसी के रूप में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर। इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल नेशन with over 1600 languages. The 3 language policy fosters inclusivity by promoting regional languages while ensuring proficiency in Hindi and English, thereby preserving linguistic heritage. बात समझ रहे? हिंदी इंग्लिश पे भी हम लोग जोर दे सकते हैं, और आपकी जो रीजनल लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पे प्रिजर्व और महत्व देने, इंपॉर्टेंस देने की बात की गई है। बात समझ रहे? आप अपने एग्जाम्पल्स को भी यहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं कि ट्राइबल कम्युनिटीज की जो लैंग्वेज है, आज वो बहुत सारी ऐसी उनकी लैंग्वेजेस हैं, उनकी जो अपनी खुद का लैंग्वेज है वो कहीं ना कहीं खतरे में है, उनके लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको आज रिस्टोर करने की आवश्यकता है, उसको प्रिजर्व करने की आवश्यकता है। इस तरीके से हम एक अच्छा स्टेप्स
ले सकते हैं उनके प्रिजर्वेशन के बारे में। गेटिंग माई पॉइंट। इसके अलावा आप आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल भी डाल सकते हैं। आर्टिकल 29 एंड 30 को भी इसमें आगे लिख सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है इन्हांस कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो आपके अंडरस्टैंडिंग है उसको और ज़्यादा बढ़ाएगा। क्या होता है कि जो छोटा बच्चा होता है उसके लिए दूसरी लैंग्वेज को अडॉप्ट कर पाना, सपोज करके मैं कह दूं कि जो साउथ इंडिया के बच्चे हैं, अगर मैं उनको बोलूं कि आपको हिंदी में पढ़ना है तो उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी कि यार हिंदी अभी हमारा जो वो है वो हमारी लैंग्वेज नहीं, पहले तो उनको हिंदी सीखनी होगी फिर हिंदी में सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे, तो वो एक टफ टास्क हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं नॉर्थ रीजन के बच्चों को बोलूं कि आपको साउथ की लैंग्वेज में पढ़ना है या तमिल लैंग्वेज में पढ़ना है या आपको मलयालम में पढ़ना है, तो वो एक टफ टास्क हो जाएगा हिंदी भाषी क्षेत्र के लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स होंगे। तो बेहतर क्या होगा कि जो रीजनल लैंग्वेज है उस पे उस सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाए या स्टार्टिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ाया जाए। लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस इंप्रूव कॉग्निटिव स्किल्स, मेमोरी, adaptability. Studies indicate that multilingual individuals have better problem solving abilities, which is crucial for competitive academic and professional landscape. समझ आ रहा है मेरी बात? तो सेकेंड पॉइंट है एनहांस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एंड थर्ड पॉइंट है नेशनल इंटीग्रेशन की बात की जा रही है इस पे कि द पॉलिसी इंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स, जैसे आप लोगों ने जेएनवी के बारे में सुना होगा, जवाहर नवोदय विद्यालय जो पूरे भारत में है, लगभग सारे डिस्ट्रिक्ट्स में जवाहर नवोदय विद्यालय को स्टेबलाइज किया गया है तमिलनाडु को छोड़ के। तो इन जवाहर नवोदय विद्यालय में 9th अप टू 9th स्टैंडर्ड तक, 9th क्लास तक 3 लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। मतलब वहां की रीजनल लैंग्वेज प्लस इंग्लिश और प्लस एक अदर स्टेट की लैंग्वेज को फॉलो किया जाता है। लेकिन यहां पे ये फ्लेक्सिबल मामला नहीं है। जैसे अभी मैं जिस नवोदय विद्यालय से बिलोंग करता हूं वहां पे मलयालम पढ़ाई जाती थी जो केरला की लैंग्वेज है। अभी वहां पे ये फ्लेक्सिबल नहीं था कि हम पंजाबी पढ़ना चाहे तो हम पंजाबी पढ़ लें, गुजराती पढ़ना चाहे तो हम गुजराती ही पढ़ लें, क्योंकि वो एक टफ टास्क है। उसको अडॉप्ट करने के लिए सरकार को काफ़ी खर्चा आएगा और काफ़ी टाइम भी लग सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने में। तो इससे ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है यहाँ पे इस तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी को अडॉप्ट किया गया है। लर्निंग मल्टीपल लैंग्वेजेस इंप्रूव यहाँ पे है द पॉलिसी इंश्योर्स नेशनल इंटीग्रेशन। द पॉलिसी इंश्योर्स दैट स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड्स कैन कम्युनिकेट इफेक्टिवली। जब हमें डिफरेंट लैंग्वेजेस आती है ना, तो हम जैसे अभी आपको अगर मलयालम आती है या तमिल आती है या आपको तेलुगु आती है, तो अगर आपको वहाँ का स्टूडेंट्स कोई भी मिला, सपोज करके आप डीयू में पढ़ने जा रहे हैं और वहाँ पे आपको दूसरे स्टेट का बच्चा मिल गया और आपको वो स्टेट की लैंग्वेज आती है, तो काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड होता है उसके बीच में और आपके बीच में। बात समझ आ रहा है? क्योंकि उसको भी लगता है कि यार ये बंदा मेरा जो कल्चर है उसको समझ रहा, उसको इंपॉर्टेंस दे रहा, और आपकी जो स्किल है वो और इन्हांस होती है इस तरीके से। तो ये क्या है, एक नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देता है 3 लैंग्वेज पॉलिसी। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट है बच्चों ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस। अगर आपके पास इंग्लिश है या आपके पास ऐसी 3 लैंग्वेज का आपको लैंग्वेज का पता है, जैसे इसमें कहा गया है कि 2 लैंग्वेज आपकी इंडियन होनी चाहिए और आप एक बाहर की लैंग्वेज अडॉप्ट कर सकते हैं, तो आपका एक ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को एनहांस करता है, बढ़ाता है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एनहांसेस इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज विद रीजनल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी हेल्प्स इन grassroots governance and social inclusion. This policy provides a balanced approach to both local and global demand. बात समझ रहे? तो इस तरीके से जो फोर्थ पॉइंट है कि 3 लैंग्वेज पॉलिसी जो है ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस को बढ़ावा देती है। लास्ट पॉइंट है, 5th पॉइंट है, जिसमें कहा गया है फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंक्लूसिविटी।
जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है does not impose any particular language but allows states to decide based on regional needs. बात समझ, रीजनल नीड्स के ऊपर डिपेंड किया गया है, या रीजनल नीड्स के ऊपर डिसाइड करना है कि हमें किस लैंग्वेज में अपनी जो क्लासेस हैं उनको आगे बढ़ाना है. दिस फ्लेक्सिबिलिटी प्रिवेंट्स लिंग्विस्टिक इम्पोजिशन एंड रिस्पेक्ट फेडरल प्रिंसिपल्स. समझ आ रही है मेरी बात, क्लियर है? तो ये इंपॉर्टेंट 5 आर्गुमेंट है 3 लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर जो कि उसको फेवर करते हैं. अभी हम लोग 5 ऐसे पॉइंट की बात करेंगे जो इस पॉलिसी के अगेंस्ट पे होंगे. बात समझ आ रही? अगेंस्ट पे 5 पॉइंट के ऊपर बात करेंगे. इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस. इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस क्या है कि आप लोग देखते होंगे कि अभी ठीक है, शहरों पे तो ठीक है, एजुकेशन का मामला थोड़ा थोड़ा ठीक है, और बहुत ज़्यादा स्किल टीचर नहीं है, लेकिन फिर भी चीज़ें ठीक हैं कुछ हद तक. लेकिन अगर रूरल एरियाज पे बात की जाए तो बहुत ही ज़्यादा मतलब खराब कंडीशन है, वर्स कंडीशन है. आप लोग देखेंगे कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, टीचर्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, टीचर्स का बहुत ही कम टीचर वहाँ पे, पूरी स्कूल को केवल और केवल एक टीचर हैंडल कर रहा है. तो इस तरीके के हालात पे कैसे हम 3 लैंग्वेज पॉलिसीज को अडॉप्ट कर सकते हैं. बात समझ आ रही? इंडिया लैक्स क्वालिफाइड टीचर्स फॉर ऑल लैंग्वेजेस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट्स में हिंडर इफेक्टिव एक्सक्यूजन पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज. समझ आ रहा है मेरी बात? सो इस तरीके से आप अगेंस्ट पे पॉइंट लिख सकते हैं. सेकंड है कि रीजनल रेजिस्टेंसेस. जैसे कई बार ऐसा होता है, या हमारी संविधान सभा जब हिंदी को अपनी राष्ट्रभाषा के रूप में चूज करने जा रही थी तो बहुत सारे जो अदर स्टेट्स हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टेट्स हो या फिर साउथ रीजन के स्टेट्स हो, तो उन्होंने हिंदी के अगेंस्ट पे बहुत सारा बवाल किया था, बहुत सारे उसके अगेंस्ट पे बातें कही थी कि नहीं, हम हिंदी को हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है, या हिंदी को ही केवल राष्ट्रभाषा के रूप में अडॉप्ट किया जाए. तो उन्होंने फिर इसको ऑफिशियल लैंग्वेज या राजभाषा के रूप में इसको अडॉप्ट किया गया है. हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है जबकि राजभाषा है. बात समझ रहे? तो इस तरीके से जो प्रॉब्लम आती, जो रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से भी 3 लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना एक टफ टास्क हो जाता है. सम स्टेट्स पर्टिकुलरली इन साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट fear the imposition of Hindi over their regional languages, leading to apprehension about linguistic dominance. Getting my point? So these are the important, ये point against पे भी important point है. Increased academic burden. अभी बच्चे मतलब बहुत सारा बैग, बड़ा सा बैग बांध के लेके जाते हैं, बहुत सारा उनका वर्क हो जाता है. तो अगर हम 3 लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं तो एकेडमिक बर्डन को बढ़ावा देगा और भी उनको लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा. देखो, 3 लैंग्वेज लर्निंग 3 लैंग्वेजेस में ओवरबर्डन स्टूडेंट्स स्पेशली इन एन ऑलरेडी कंटेंट हैवी करिकुलम. It could divert focus from core subjects like science and mathematics. समझ आ रहा है? तो एकेडमिक बर्डन को और भी बढ़ा सकता है. 4th पॉइंट है बच्चों, रिसोर्स एलोकेशन एंड फाइनेंशियल बर्डन. अभी भी आप लोग देख रहे हो कि एजुकेशन के लिए जो जीडीपी का जो परसेंटेज है वो बहुत कम है. अभी इस तरीके का अगर हम लोग कोई भी अडॉप्शन लेते हैं, कुछ भी नई चीज़ें इंप्लीमेंट करते हैं, तो उसके लिए एक फाइनेंशियल बर्डन और बढ़ जाएगा. इम्प्लीमेंटिंग अ 3 लैंग्वेज सिस्टम रिक्वायर्स सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन टीचर रिक्रूटमेंट. बात समझ आ रहा है? इसीलिए मैंने आप लोगों को नवोदय का एग्जाम्पल दिया कि वहाँ 3 लैंग्वेज को तो फॉलो किया गया, बट वहाँ पे एक बात रख दी गई है कि इस नवोदय में मलयालम पढ़ाई जाएगी, इस नवोदय में गुजराती पढ़ाई जाएगी, या इस नवोदय में जैसे साउथ की जो नवोदय हैं वहाँ पे वो हिंदी पढ़ाई जाएगी. इस तरीके से वहाँ फिक्स कर दिया गया है. वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है. बात समझ रही? क्योंकि उसके लिए बल्कि फाइनेंशियल हेल्प की आवश्यकता होगी. टीचर रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड करिकुलम डेवलपमेंट में खर्चे होंगे, जो कि एक अलग फाइनेंशियल बर्डन होगा. इसके अलावा जो 5th पॉइंट है बच्चों,
उसको देखो, पोटेंशियल डायल्यूशन ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। अगर हम 2 लैंग्वेज को फॉलो कर रहे ना, तो ऐसा कहा गया है कि बच्चे इस पे वर्क कर लेते हैं, इस पे फोकस कर लेते हैं। लेकिन अगर हम 3 लैंग्वेज की बात करेंगे या और ज़्यादा लैंग्वेजेस को पढ़ाने की कोशिश करेंगे बच्चों के बीच पे, तो उनकी एक भी लैंग्वेज, मतलब एक फॉर्मेलिटी की तरीके से वो थ्री लैंग्वेज को पढ़ेंगे, उनकी कोई एक लैंग्वेज पे उतना ज़्यादा कमांड नहीं होगी, उनकी पकड़ नहीं होगी। तो ये एक बात कही गई है कि इंस्टेड ऑफ मास्टरिंग 1 or 2 लैंग्वेजेस, स्टूडेंट्स may end up with only a superficial understanding of 3. This could lead to weaker communication skills, as dividing attention across multiple languages might reduce fluency in any one of them. समझ आ रहा है? क्लियर हो रहा? अभी ये हम लोगों ने 5 पॉइंट अगेंस्ट पे लिखे और उसके पहले 5 पॉइंट फेवर में लिखे। अगर इन पॉइंट्स पे आप अपने एग्जाम्पल्स को मेंशन करते हो, इन पॉइंट्स में अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है उनको मेंशन करते हो, या कोई इंसिडेंट है या कोई रिसेंट न्यूज़ है उनको, अगर यहाँ पे इंडेक्स के बारे में बात करो, अगर आप इंडेक्सेस को मेंशन करते हो, तो आपका जो आंसर है वो ऑटोमेटिकली बहुत ही इन्हांस हो जाता है, बहुत ही बढ़ जाता है, बहुत ही अच्छा हो जाता है, इम्प्रूव्ड हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इन पॉइंट्स के बीच पे आप इस तरीके के जो फैक्ट्स हैं उनको मेंशन करने की कोशिश कीजिए। जैसे आपको कोई इंडेक्स अगर यहाँ से प्राप्त होता है तो आप इंडेक्स लिखिए, या कोई डेटाबेस आपको प्राप्त होता है वो लिखिए। इसके अलावा एग्जाम्पल्स मेंशन करने की बात कीजिए। जैसे मैंने आप लोगों को जेनवी का एग्जाम्पल दिया, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं किसी भी पॉइंट के अंदर, वहाँ के एग्जाम्पल को आप मेंशन कर सकते हैं। इस प्रकार आपका जो आंसर होगा वो बहुत ही एडवांस हो जाएगा, बहुत ही रिच हो जाएगा। आपको इसी प्रकार, और इसमें जो मेजर पॉइंट है ना, मतलब आपको इंट्रो और कंक्लूजन पे नंबर नहीं मिलेंगे, आपको जो नंबर मिलेंगे वो आपके आर्गुमेंट इन फेवर एंड आर्गुमेंट इन अगेंस्ट पे जो पॉइंट आपने लिखे हैं और कैसे अपनी बात को आपने प्रूफ किया है उसके ऊपर आपको नंबर मिलते हैं बच्चों। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट, मतलब आर्गुमेंट्स इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो 3 लैंग्वेज पॉलिसी है उसके ऊपर यह आर्गुमेंट है। कंक्लूजन एक बार बच्चों देख लो, छोटा सा कंक्लूजन है द 3 लैंग्वेज पॉलिसी। अब यहाँ पे ये ध्यान देना है कि कंक्लूजन में कभी बायसनेस नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने ही दोनों पॉइंट बताए हैं, फेवर में भी अगेंस्ट में भी, तो दोनों का इंपॉर्टेंस बराबर देना है। The 3 language policy under National Education Policy 2020 is a progressive steps toward a more inclusive, competitive education system. However, its success depends on effective implementation, teacher training, and addressing regional concerns. बात समझ आ रही? कहाँ पे वर्क किया गया है? कहीं पे ऐसा कुछ बायस नहीं दिखाया गया। A flexible and adaptive approach respecting linguistic diversity will make this policy the best solution for India's education need. समझ आ रहा? इस तरीके से अपनी बात को प्रूव करना है, इस प्रकार अपने आंसर को आपको लिखना है। तो क्योंकि जो आर्गुमेंट है वह केवल और केवल इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, इसलिए हमने इसको हिंदी में नहीं किया है, लेकिन ऐसे जो होता है वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में कर रहा है। अभी फिर से मेरी बात समझिए आप कि पेपर 2 को जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, जितना उसे प्रैक्टिकल बनाएंगे अपनी लाइफ के साथ, जितना हम उसको जोड़ेंगे उतना ही अच्छा हो पाएगा। इसीलिए मैं आपको मॉडल आंसर के ऊपर बात करता हूँ, मॉडल आंसर लेके आता हूँ, आपको पढ़ाता हूँ, उसके ऊपर डिस्कस करता हूँ। लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि आपको रटना नहीं है, आपको बिल्कुल ये नहीं कि अगर ये आ गया तो आप उसको रट के चले जाओ, रट के नहीं जाओ, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको रट के नहीं जाना, आपको क्या करना है कि इसको समझना है और बहुत ही सिंपल तरीके से खुद को, अभी देखो बहुत ही सिंपल है, 5 पॉइंट लिखना है फेवर में, 5 पॉइंट अगेंस्ट में, ऊपर थोड़ा सा इंट्रो लिखना है और लास्ट में थोड़ा सा कंक्लूजन। और बहुत बड़ी गणित नहीं है, बहुत बड़ी इंजीनियरिंग नहीं करनी है इसमें, आपको नॉर्मल पॉइंट्स लिखने हैं, जो बेसिक पॉइंट्स हैं उनको लिखने हैं, कोई बहुत अलग से नहीं लेके आनी है, बस कोशिश कीजिए। अब इसीलिए अगर आप न्यूज़पेपर कंटिन्यू, अगर आप लगातार न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं तो आप
आपके पास बेहतर कंटेंट हो जाता है, बेहतर एग्जाम्पल्स हो जाते हैं, बेहतर डेटाज हो जाता है। इसलिए आपको न्यूज़पेपर या करंट की जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करते रहना है।